हेलो एवरीवन। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में जहां हम एक्सेल सीखते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको इनडायरेक्ट फंक्शन के बारे में बताऊंगा। बहुत ही सिंपल फंक्शन है, लेकिन इसका जो यूज़ है वो काफ़ी पावरफुल है, और अगर आप इसका प्रॉपर यूज़ कर आपको पता चल जाता है कि इसका प्रॉपर यूज़ कैसे होता है, तो आपको इसको डिफरेंट आई मीन काफ़ी जगहों पे आप इसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इनडायरेक्ट फंक्शन से हमें क्या आउटपुट मिलता है। कोई भी हम फॉर्मूला अगर लिखते हैं तो उसका कोई ना कोई आउटपुट हमें मिलता है। क्या आउटपुट इनडायरेक्ट फंक्शन से हमें मिलेगा और उसका यूजेस किस तरह से हम इसको डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो पे यूज कर सकते हैं। ठीक है। पहले तो चलिए इनडायरेक्ट फंक्शन शुरू करते हैं। इनडायरेक्ट कोई भी फॉर्मूला लिखने से पहले आपको पता होगा, अगर आप बेसिक लेवल आप अगर एक्सेल बेसिक यूजर हैं या बेसिक लेवल पे अगर आप हैं, तो अगर आप फॉर्मूला के बारे में नहीं पता आपको, तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी फॉर्मूला हम लिखते हैं आपको इक्वल टू से स्टार्ट करना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इक्वल टू देखिए इनडायरेक्ट ये लिखा हमने। अब इनडायरेक्ट लिखने से पहले देखिए, कोई भी फॉर्मूला हम लिखते हैं तो वो हमें पहले ही बता देता है कि हमारा रिजल्ट, हमारा आउटपुट क्या होगा। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे मैंने इनडायरेक्ट यहाँ पे कंप्लीट किया है ये वर्ड इनडायरेक्ट। तो ये देखिए ये फंक्शन दिख रहा है। फंक्शन जितने भी फॉर्मूलेज होते हैं वो fx में दिखेंगे आपको इस तरीके से। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी fx लिखा होता है। ये फंक्शंस होते हैं जिसका शॉर्ट की है fx। इनडायरेक्ट पे हमें क्या मिलेगा? रिटर्न्स द रेफरेंस स्पेसिफाइड बाय अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। ये हमें एक रेफरेंस ये हमें एक रेफरेंस आई मीन देगा, जो कि एक टेक्स्ट स्ट्रिंग्स स्पेसिफाइड होगा। ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है, मैं आपको समझाता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि अगर जैसे मैं इस फॉर्मूला को अभी थोड़ी देर के लिए पॉज करता हूँ। अब आपको समझाता हूँ कि अभी आपको अगर लिखना है यहाँ पे a1 पे क्या वैल्यू वो चाहिए होता है, तो आप सिंपली इक्वल्स टू a1 लिखते हैं। तो ये आपको a1 का वैल्यू आ गया। अभी a1 में कुछ भी चेंज करेंगे वो आपका वैल्यू चेंज हो जाएगा, राइट। सिमिलरली एकदम एग्जैक्टली वैसे ही इनडायरेक्ट फंक्शन भी काम करता है। मैंने इनडायरेक्ट लिखा, अब इसके अंदर मैं लिख देता हूँ इनडायरेक्ट C1। ठीक है। अब ये हमें क्या वैल्यू देगा? 0, क्योंकि C1 पे हमारा कुछ भी वैल्यू नहीं है। अब C1 पे मैंने 5 लिख दिया, तो ये हमें वैल्यू दे रहा है 5, राइट। आप सोच रहे होंगे अभी आपके आप क्वेश्चन कर सकते हैं अभी कि फिर इनडायरेक्ट फंक्शन यूज करने का क्या फायदा? अगर ऐसा ही है, इनडायरेक्ट देके हम C1 लिख देते हैं, तो हम डायरेक्टली भी इक्वल टू C1 लिख सकते हैं, तो इनडायरेक्ट यूज करने का क्या जरूरत है? मैं आपको वीडियो के आगे मैं इसको पूरा कंप्लीट क्लियर करूंगा कि ये किस तरीके से कब इसका आप इस्तेमाल आई मीन कर सकते हैं। ठीक है। अभी इनडायरेक्ट मैंने लिखा है C1, यहाँ पे इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा के अंदर C1 लिखा है। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख देता हूं मैं C5। ठीक है, ये हमारा हो गया C5। अब यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ इनडायरेक्ट, इसको पूरा समझने की कोशिश करिए कि ये क्या एग्जैक्टली कर रहा है। ठीक है। रिटर्न्स द रेफरेंस स्पेसिफाइड बाय अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। ठीक है। अब यहाँ पे टेक्स्ट हमारे क्या हुआ? सी इनडायरेक्ट C1। अब यहाँ पे C1 बाय डिफॉल्ट एक रेफरेंस है, हमने उसको इन्वर्टेड कोमा के अंदर नहीं लिखा है। ठीक है।
तो यहाँ पे C1 क्या हो गया, हमारा रेफरेंस हो गया। लेकिन रेफरेंस से ही रेफरेंस आएगा ऐसा नहीं है, रेफरेंस से वो टेक्स्ट उठाएगा और उस टेक्स्ट से वो रेफरेंस बनाएगा। समझ गए आप? सो अगर मैं अभी इसको इनडायरेक्ट C1 को अभी अगर मैं प्रेस करता हूँ तो ये हमारा वैल्यू देगा 0। अब ये C5 नहीं हो रहा है, ठीक है? क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि C1 में C5 है। अब C5 हमारा हो गया रेफरेंस। अब C5 में मेरा मैं लिख देता हूँ 10, तो अब क्या हो जाएगा, ये इनडायरेक्ट C5 जो है या C1 जो है वो एक्चुअल में C5 का वैल्यू देगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए मैंने यहाँ पे 15 चेंज किया, ये 15 हो गया। C5 जो है वो चेंज हो जा रहा है। सो मैं समझ सकता हूँ अभी आपके दिमाग में काफी सारे क्वेश्चन चल रहे होंगे, बट आगे आप देखते रहिए, इसका आपको बेटर यूजेस में आई मीन मिलेगा। ठीक है, इनडायरेक्ट क्या है कि सिंपली आप अगर इनडायरेक्ट यूज करते हैं तो ये उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। इनडायरेक्ट का यूज हम अगर मैं प्रोफेशनल लेवल पे बात करूं, अब मैं अपने लेवल पे बात करूं कि मैं अगर ऐसे इनडायरेक्ट डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट तो बहुत रेयर एंड रेयर सिनेरियो में यूज करता हूं। बाकी ये किसी फॉर्मूला के साथ ऐड करके एक फॉर्मूला को और पावरफुल बनाने के लिए हम इनडायरेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, अब कैसे वो कर सकते हैं हम, ये देखिए वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपके पास लेट्स सपोज एक डेटाबेस है, ठीक है? इस डेटाबेस में जैसे यहाँ पे 1 2 17 तक ये डेटा है आपके पास। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। अब इसमें से आपको लास्ट वाला नंबर, जो लास्ट में नंबर है, उसको आप C1 पे लाना चाहते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, मैन्युअली जाके यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करेंगे। बट यहाँ पे हो सकता है कि आपका नंबर्स फिर चेंज होके और आगे तक बढ़ जाए, तो और आपको ये नंबर अकॉर्डिंगली चेंज होते रहना है। तो इस सिनेरियो में आप क्या करेंगे, इनडायरेक्ट फंक्शन आपका कैसे काम करेगा, देखिए मैंने लिखा इनडायरेक्ट। अब हमें पता है कि जो हमारा वैल्यू है वो ए में है, ठीक है? ए, इसको हमने कर दिया पहले लॉक। अब हमें ये पता करना है कि हमारे पास कितने नंबर हैं, टोटल कितने आई मीन डेटा हमारा कहाँ तक अवेलेबल है। तो इसके लिए हम काउंट ए का यूज कर सकते हैं। अगर काउंट ए हमें क्या देगा, हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे इस वाले कॉलम पे कितने सारे टेक्स्ट या नंबर हैं। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितना नंबर है, 18। ये काउंट ए का वैल्यू नहीं समझे कि ये 18 काउंट ए का वैल्यू, यहाँ पे लेट्स काउंट ए नहीं है वो, तो काउंट ए इनडायरेक्ट के साथ हमने यूज किया है। अभी यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ पे 30 लिख देते हैं, तो ये देखिए 30, तो वो काउंट ए का वैल्यू नहीं है। काउंट ए इसको अगर मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि वही फॉर्मूला पेस्ट कर दिया, तो यहाँ पे 18 ही है हमारा डेटा, हमारा 18 तक ही है। लेकिन हमें लास्ट वाला वैल्यू अगर चाहिए, डेटा हमारा देखिए 19 अभी बढ़ गया, तो काउंट से हमें पता चल गया कि डेटा कहाँ तक है और लास्ट वाला डेटा क्या है वो जानना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, इनडायरेक्ट फंक्शन का यूज किया। इनडायरेक्ट के साथ ए कॉलम पे मेरा डेटा है, तो ए पहले आपने यूज कर लिया, एंड देन इसको डायनामिक रेंज इसका यानी पता करने के लिए कि कहाँ तक मेरा डेटा है, उसके लिए हमने काउंट ए का यूज किया। और हमें क्या पता चला कि ए के कितने नंबर, ये काउंट कहाँ तक ये डेटा है, ए के कौन से नंबर आई मीन रो का डेटा आपको फाइंड करना है। तो उसके लिए आप ये 19 आपको मिल गया, तो इनडायरेक्ट A19 से हमारा डेटा आ गया। अब इस केस में आप मैन्युअली A19 इक्वल टू A19 नहीं लिख सकते थे, राइट? क्योंकि आपका डेटा उसके बाद बढ़ता, डेटा बढ़ता, फिर आपका ये
ये जो इक्वल टू A19 है वो गलत हो जाता है, राइट। सो आप इसका यूज इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आपका जो लास्ट में डेटा है, लास्ट में से जरूरी नहीं कि लास्ट में, आप सेकंड लास्ट वाला भी आप लेना चाहें तो इसमें से बस -1 कर दें। आप उससे 2 रो आपका अगर आपको डेटा चाहिए तो माइनस इसमें से काउंट है जो भी आया आपका डेटा उसमें से -3 कर दे, तो आपका 3 रो आपका डेटा आपको मिल गया। सो इस तरीके से आप इनडायरेक्ट फंक्शन का पावरफुल आई मीन यूज कर सकते हैं। अभी इसके आगे भी मैं आपको काफी सारे और एग्जांपल्स बताऊंगा। सो ये एक यूज हो गया इसका, ठीक है। अब इनडायरेक्ट फंक्शन में अगर आपने नोट किया होगा तो यहाँ पे देखिए आपके पास इनडायरेक्ट जैसे स्टार्ट करते हैं, आपको रेफरेंस टेक्स्ट के अलावा यहाँ पे आपको एक ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट मिलता है कि फॉल्स R1 C1 स्टाइल और ट्रू A1 स्टाइल। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, अगर हम इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं तो ये A1 स्टाइल में ही कंसीडर करता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। लेकिन इसको अगर R1 C1 स्टाइल में आपको यानी स्टाइल R1 C1 स्टाइल रेफरेंस में अगर आपको डेटा यानी आउटपुट अगर आपको चाहिए, सो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आपको R1 C1 ये जो फॉल्स वाला ऑप्शन है ये आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद आपको एंटर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपका ये डेटा ये रेफरेंस एरर दे देगा। क्यों रेफरेंस एरर दिया? A1 में तो हमारा डेटा है, A1 एक सेल भी है, लेकिन ये हमने बताया है उसको कि ये जो हमारा रेफरेंस टेक्स्ट है ये R1 C1 स्टाइल रेफरेंस है, ठीक है, A1 रेफरेंस नहीं। अब देखिए एक्सेल में क्या होता है, इसके लिए एक्सेल का बेसिक थोड़ा हमें समझना होगा। हो सकता है कि आपको पहले से पता हो, लेकिन हो सकता है कि आपको ना पता हो, आपको आप में से किसी को पता ना हो, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। सो कोई भी सेल का रेफरेंस जो होता है ना, किसी भी एक सेल का रेफरेंस हम दो तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। दो तरीके से कैसे? पहला तो A1 स्टाइल जिसको बोलते हैं रेफरेंस स्टाइल, उसमें क्या होता है कि यहाँ पे इस वाले सेल में लेट सपोज आप हैं, तो ये देखिए यहाँ पे आपको बता रहा है, ये नेम बॉक्स में अगर आप जाते हैं तो ये G3 इसका रेफरेंस क्या है, इस सेल को हम क्या बोलेंगे, G3 एक्सेल के कॉन्सेप्ट में A1 रेफरेंस स्टाइल के क्या हिसाब से, ठीक है। सो यहाँ पे हम इसको बोलेंगे G3, इसको बोलेंगे G2, इसको G1, ठीक है। अब इसी को हम R1 C1 स्टाइल जिसको बोलते हैं, R1 C1 क्या है, यहाँ पे R1 C1 का मतलब होता है रो और कॉलम, ठीक है। पहले में हमने क्या किया, पहले हम कॉलम का नेम एंड देन रो नंबर देते थे। कॉलम हमेशा ABCDEFG चाहिए होता है, ठीक है। ये होता है हमारा कॉलम, रो होता है 1 2 3 4 5, ये हमेशा नंबर्स में होता है, ठीक है। तो ये होता है A1 स्टाइल। लेकिन R1 C1 होता है कि नंबर, कौन से नंबर रो पे हैं और कौन से नंबर कॉलम पे है, यानी A कॉलम होगा हमारा 1, B कॉलम होगा 2, C कॉलम हमारा 3, तो इसी तरह से 1 2 3 ABCD हमारा जैसे होगा 1 2 3 4 5, इस तरीके से कॉलम। सो अगर मैं यहाँ पे I1 पे हूँ तो ये हमारा I कितने नंबर कॉलम पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर कॉलम पे है। तो R1 C1 स्टाइल पे लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे रो क्या है हमारा, R1 से स्टार्ट होगा, तो ये होगा हमारा 1 9, ठीक है। ये हो गया R1 C1 स्टाइल। R1 C1 स्टाइल मतलब हमेशा वो पहले रो नंबर एंड देन कॉलम नंबर, ये इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि 1A करेंगे आप 1B करेंगे, बिल्कुल नहीं। 1 1 1 2 1 3 1 4 और सिमिलरली 2 1 2 2 2 3 2 4 ऐसे करके आपका बढ़ते जाएगा, ठीक है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? सो अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि अब अभी इस सेल में है
L4 पे L4 ये हो गया A1 रेफरेंस स्टाइल, लेकिन इसी को R1C1 में अगर आपको करना है तो आप इसको क्या बोलेंगे? ये हमारा सबसे पहले रो नंबर क्या है? 4, तो हम करेंगे 4। अब C1 क्या है यहाँ पे? 9 पे आई था, 10 11 12, सो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4, 12। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा R1C1, 4 नंबर रो, कॉलम नंबर 12। ये हमारा हो गया R1C1 स्टाइल। सो इनडायरेक्ट फंक्शन में भी हम इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे? यहाँ पे R1 की जगह पे हमें क्या लिखना होगा फिर? R1C1। ठीक है, R रो हमारा कितना है यहाँ पे? लेट्स सपोज 19, और C है हमारा 1। अब अगर हम इसको एंटर करते हैं तो देखिए क्या हुआ, 40 हमें मिल गया। अब इसको आप जो 19 है इसको आप बिल्कुल इसमें काउंट ए का यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले किया था। काउंट ए, ये पूरा कॉलम में सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंड देन कोमा देख के, सॉरी कोमा यूज नहीं करेंगे, एंड का यूज करेंगे, एंड देन C1। ठीक है, विल गेट द सेम रिजल्ट, हमारे पास सेम रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे आप कुछ और ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो ये R1C1 जो है ये भी हो सकता है कभी आपका यूजेस, इसका भी यूज कर सकते हैं इस तरीके से। बाकी दोनों ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है, जस्ट आपको एक में कॉलम नंबर आप यूज कर सकते हैं। काफी बार होता है कि आपको कॉलम का नंबर पता होता है, लेकिन फिर आप कॉलम के नंबर को आप डायनेमिक कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंगली आप उसके इसका जो कॉलम का टेक्स्ट है यानी ABCDEFGH, उसको आप वो आपको नहीं मिलता है कभी कभार। उस केस में आपका ये R1C1 जो है वो काफी यूजफुल हो जाएगा। और ये विजुअल बेसिक VBA में हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं ये R1C1 इसका, क्योंकि उसमें हमें काफी सारी चीजें डायनेमिक करनी पड़ती है, और डायनेमिक करने के लिए हमें जो है ABCDEFGHI वो उसको फाइंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है, जबकि नंबर्स फाइंड करना ज्यादा ज्यादा आसान हो जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपके पास एक डेटा सेट है, मैंने ऑलरेडी ना एक डेटा सेट आपके लिए बना के रखा है। सो लेट्स गो टू, ये आपके पास डेटा सेट है। ठीक है, अब ये डेटा सेट जो है आपके पास ये कभी कांस्टेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे 2001 में ये पॉपुलेशन था, 2011 में ये पॉपुलेशन था, बाद में आपका 2021 में आपका पॉपुलेशन जो है वो आ सकता है, राइट? सो अगर आप यहाँ पे डेटा आपका कांस्टेंट नहीं है, डेटा आपका कंटिन्यूअसली जो है बढ़ रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम मैंने ज्यादा नहीं बढ़ाया, इसी पॉपुलेशन हमारा बहुत ज्यादा मैं नहीं चाहता कि बहुत ज्यादा बढ़े, सो दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, छोड़िए। सो यहाँ पे डेटा आपका कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, हो सकता है ये मंथ ऑन मंथ डेटा हो, यहाँ पे तो 10 years का है वो
अलग है, आप उसको अपने हिसाब से, आपका जो भी डेटा सेट होगा, मंथ ऑन मंथ हो सकता है, डे ऑन डे हो सकता है, सो काफी सारी चीजें हो सकती है। और आपको इसमें से फाइनल वाला नंबर चाहिए, जो फाइनल कॉलम्स का नंबर है वो चाहिए। अब वो जी में है, एच में है, आई में है, ये फाइंड करना थोड़ा डिफिकल्ट है। जबकि नंबर्स, कौन से नंबर्स कॉलम पे है वो फाइंड करना आसान है। कैसे आप वो फाइंड करेंगे? बहुत ही आसान है। इसके लिए काउंट एक आप यूज कर लेंगे। काउंट से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितने सारे, यहाँ पे आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए कि आपका इतना तक डेटा आ सकता है, ठीक है। अब इसको मैं कर देता हूँ, तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि यहाँ पे 5 कॉलम्स है। अगर इसमें ऐड करता हूँ तो मुझे हमें पता चल जाएगी कि 6 कॉलम है इस डेटा में, इस टेबल में, ठीक है। तो उसके बाद हम उसको R1C1 स्टाइल में लिख के, हम अभी इसको, अगर हमें ये मुंबई का हमें डेटा चाहिए यहाँ पे, कि मुंबई का जो फाइनल वाला डेटा है, जो फाइनल कॉलम का डेटा है वो क्या है, तो हम क्या करेंगे? इसके लिए सीधा इनडायरेक्ट यूज कर देंगे। अभी इनडायरेक्ट का ही मैं बता रहा हूँ, वैसे काफी सारे और वी लुकअप यूज कर सकते हैं, और भी काफी सारे फंक्शन यूज कर सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट कैसे काम करेगा वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे R1C1 स्टाइल के लिए हम क्या करेंगे? रो नंबर हमारे क्या है? आपको मुंबई का पता है, 8 नंबर रो पे है, ठीक है। सो R8 हो गया। एंड देन जो कॉलम नंबर है हमारा वो क्या है? वो हमें पता है कि 5, उस टेबल में 5 प्लस दो रो, सॉरी 2 कॉलम हमने पहले ही छोड़ के रखा है, तो दिस +2 कर देते हैं। बाय डिफॉल्ट अगर आप ऐसे छोड़ देंगे तो क्या होगा? A1 स्टाइल वो रेफरेंस कलेक्ट करेगा, ट्रू मान के चलेगा, आपको इसे फॉल्स बताना होगा कि ये फॉल्स है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। यहाँ पे मेरे पास एक लिस्ट ऑफ कंट्रीज है, और जो कंट्रीज है हमारे पास उसके नीचे कुछ सिटीज हैं। एक्चुअली कुछ नहीं, ये 5 सिटीज हैं, और ये टॉप 5 सिटीज हैं हर एक कंट्री के। और ये डेटा एक्चुअली करेक्ट है। इसमें थोड़ा सा मैंने जियोग्राफिकल नॉलेज भी अपना इनहेंस किया है। सो इंडिया में जो हमारा सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है वो मुंबई, उसके बाद सेकंड नंबर पे दिल्ली, एंड देन बेंगलोर, एंड देन हैदराबाद, एंड देन अहमदाबाद। आप जैसे कि जो ऊपर वाला टेबल मैंने अभी रखा उसमें आप देख भी सकते हैं कि क्या पॉपुलेशन था 2011 में, देन 21 में क्या हुआ। बाकी का तो ये जो है ये assumption ऐसे ले लिया मैंने। सो खैर, हम अभी जियोग्राफी बात नहीं करते हैं, हम इनडायरेक्ट फंक्शन पे आते हैं। सो अभी हमारे पास क्या है यहाँ पे? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, श्रीलंका के 5, यहाँ पे 5 कंट्रीज के नाम है। काफी बार हमें हमारे पास ऐसा कुछ होता है डेटा सेट, और उसमें ना हम डेटा वैलिडेशन यूज करते हैं, ठीक है। डेटा वैलिडेशन कैसे यूज करते हैं कि यहाँ पे हमने बता दिया कि एक लिस्ट है मेरे पास, अब इसका सोर्स है ये। अब हमें यहाँ पे हमारा ड्रॉप डाउन क्रिएट हो गया, यहाँ पे पता चल रहा है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, एंड जो भी हमने कंट्री सेलेक्ट करके रखा है, ये हमारे पास ये ऑप्शंस आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें और एक ड्रॉप डाउन का ऑप्शन देना है कि जैसे वो इंडिया सेलेक्ट करे, उसे इंडिया की सिटीज ही शो होने लगे, ठीक है। इंडिया की सिटी से आपको शो होने लगे, उसके लिए हमें क्या करना है? इस इंडिया के बेस पे हमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट
यहाँ पे बनाना है कि जैसे ही मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करूँ, तो इंडिया सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास यहाँ पे बाकी सारे ऑप्शन नहीं आने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इंडिया से रिलेटेड जितने भी सिटीज हैं, इंडिया की जो सिटीज हैं वही यहाँ पे आने लगे। और अगर सिमिलरली मैं ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट करता हूँ तो ऑस्ट्रेलिया के सिटीज आने लगे। तो इस केस में आप डेटा वैलिडेशन किस तरीके से लगाएंगे कि इस ड्रॉप डाउन के बेस पे वो डेटा आपका सिटी जो है यहाँ पे चेंज हो। सो उसके लिए देखिए क्या आसान तरीका है। ये जो डेटा है हमारा, ठीक है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, इसको हम एक नेम रेंज में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर आपको नेम रेंज के बारे में, नेम मैनेजर के बारे में आपको अगर पता नहीं, तो मैं आपको आगे के वीडियो में इसके भी क्लियरली मैं एक्सप्लेन करूंगा। बाकी आज की वीडियो में आपको थोड़ा सा इसका भी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, ठीक है। ये रेंज मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन ये सिलेक्ट करता हूँ। सो और यहाँ पे जो हमारा हेडिंग होगा, टॉप रो से हमारा नेम क्रिएट कर लेगा। यहाँ पे थोड़ा सा एक इशू आएगा कि न्यूजीलैंड में, न्यू एंड जीलैंड में स्पेस है, ठीक है। सो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसका स्पेस रिमूव कर देते हैं। नेम मैनेजर में कभी भी स्पेस यूज नहीं कर सकते हम, ठीक है। सो इस बात का आप जरूर ध्यान रखेंगे। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, टॉप रो को मैंने टॉप रो का नेम बना दिया। अब नेम मैनेजर में जाते हैं, देखिए ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, ये सारा ऑप्शन हमारे नेम मैनेजर में आ गया। अब मैं यहाँ पे अगर आपको श्रीलंका सेलेक्ट करके दिखाऊं, तो ये देखिए श्रीलंका के जो सिटीज हैं वो यहाँ पे हमारा हाईलाइट हो गया, राइट। सिमिलरली मैं अगर जापान में सिलेक्ट क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए जापान का जो सेल्स है और जो सिटीज हैं वो हमें पता चल रहा है, राइट। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो डेटा वैलिडेशन पे यूज करना है, उसमें हम उस लिस्ट को हम रेफर कर देते हैं। सो फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे इंडिया लिख दूं तो सिर्फ यहाँ पे इंडिया आ जाएगा, ठीक है। इंडिया लिख दूं तो यहाँ पे सिर्फ इंडिया दिख रहा है। अब ये डायरेक्टली वैसे चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब इसी जगह पे, इंडिया के जगह पे, हम अगर एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज करें कि इनडायरेक्ट, और उसके बाद इंडिया दे देता हूँ, तो क्या होगा, इनडायरेक्ट इंडिया दिखने लगेगा, राइट। बिल्कुल सही। क्यों दिखेगा, क्योंकि सबसे पहली बात तो मैंने यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं लगाया। इक्वल्स टू लगाने के बाद भी ये नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, द सोर्स करंटली रन, डू यू वांट टू कंटिन्यू। सो हमें क्या करना है, अब देखिए ये क्या दे रहा है, मुंबई, दिल्ली, इंडिया का दे रहा है, ठीक है। बट इसको हमें डायनेमिक करना है कि इसके अकॉर्डिंग वो सिलेक्ट हो जाए। तो हम डेटा वैलिडेशन में जाके यहाँ पे, जहाँ पे इंडिया हम सेलेक्ट कर रहे हैं, उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, ये वाला सेल का रेफरेंस दे देंगे, I-19। अब I-19 में क्या है, इंडिया। लास्ट टाइम आपको याद होगा मैंने यहाँ पे जैसे किया था, रेंज, आई मीन इनडायरेक्ट लेके C5 लिखा था और C5 में C1 था। तो उस तरीके से सिमिलरली यहाँ पे इनडायरेक्ट देके मैं इनडायरेक्टली इंडिया जो है उसको रेफर कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए इंडिया से सिर्फ ये सारे ऑप्शन ही हमें मिल रहे हैं, जबकि मैं अगर यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ ऑस्ट्रेलिया, अब हमारे पास ये ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, पर्थ, ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, राइट।
जापान सेलेक्ट करेंगे तो ये जापान के ऑप्शन आ रहे हैं। क्लियर है? आई होप कि क्लियर होगा। सो काफी ज्यादा मतलब अगर आप इसका प्रॉपर सही तरीके से यूज करते हैं तो ये काफी ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। आपका जो काम है उसको, आपका जो वर्क है, मैनुअल वर्क जो करते हैं आप, उसको काफी ज्यादा इजी कर देगा। चांसेस ऑफ एरर कम कर सकते हैं आप इससे अपने डेटा में। जैसे मैं यहाँ पे इंडिया लिखा, किसी को आप कोई भी एक डेटा सेट आप दे रहे हैं कि ये डेटा आपको डेली मेंटेन करना है, ठीक है। अब उनको आपने बताया कि यहाँ पे कंट्री लिखना है और कंट्री के बाद उस कंट्री का जो सिटी है उस सिटी का जो अमाउंट है डेटा है वो आप यहाँ पे अपडेट करो, ठीक है। कुछ भी डेटा हो सकता है, ठीक है। आप मान के चलो जो अमाउंट है वो अपडेट करो। सो हर एक रो में अपडेट करना है। अब कोई क्या करेगा, कोई ऐसा होगा नहीं, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। सो कोई क्या क्या यहाँ पे जापान लिख दिया और जापान के अंदर सिटी मुंबई लिख दिया। सो उसे वो ऑप्शन ही नहीं मिलेगा जापान में मुंबई लिखने का, राइट। जैसे वो जापान लिखता है तो उसे क्या ऑप्शन मिलेगा, यही सारे ऑप्शंस मिलेंगे। उसके पास ऑप्शंस क्या बचेंगे, यही सारे ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए बचेंगे। तो उसे उसे पता होगा कि हमारा कौन सा सिटी है, कौन सा हमारा क्या कोड है। वैसे सिमिलरली आपका कुछ कोड हो सकता है, कुछ और भी चीजें हो सकता है आपके पास यहाँ पे ऐसे 10 कंट्रीज हैं, ठीक है। और 10 कंट्रीज का सेम अलग अलग कोड है, ठीक है। कुछ का सेम है, कुछ का अलग है। किसी को अगर आप वो ऑप्शन देना चाहते हैं कि यहाँ पे जैसे इंडिया सिलेक्ट करे वो बाय डिफॉल्ट कोड आ जाए, वो कोड वो सिलेक्ट कर सकता है। ऐसी काफी सारी चीजें हम इनडायरेक्ट फंक्शन में कर सकते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। और भी इनडायरेक्ट इस फंक्शन को अगर आपको यानी समझने में कोई दिक्कत आई, कुछ क्वेश्चन है आपके दिमाग में, कुछ भी आपको पूछना है, आप जरूर मुझे कांटेक्ट करें। मैंने इसके अलावा भी और 2 वीडियो इससे पहले बनाया है, आप उसे भी जाके देखें। आपको मैं बता देता हूँ कि क्या क्या वीडियो मैंने बनाया है। एक वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे किसी पर्टिकुलर सेल को आप लॉक कर सकते हैं ताकि कोई एडिट या डिलीट ना कर सके। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये सेल पे अगर मैं कुछ लिख के एंटर भी करता हूँ, ये हमारा जो डेटा है वो चेंज नहीं हो रहा है, उस सेल का डेटा। एंड देन सेकेंड वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे हम चार्ट बना सकते हैं। और फिर सिर्फ चार्ट बना ही नहीं सकते हैं, किसी चार्ट को अगर बनाने के बाद हमें उसे बटन से किसी चार्ट को शो करना है या हाइड करना है, वो हम कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे सेल क्वांटिटी मैंने सेलेक्ट किया तो सेल क्वांटिटी का चार्ट शो हो रहा है। रेवेन्यू सेलेक्ट किया तो रेवेन्यू का चार्ट शो हो रहा है, बाकी एक चार्ट जो है वो हाइड हो जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें आप कर सकते हैं और मेरे वीडियो को आप देख के आप सीख सकते हैं। इसके अलावा भी मैं आपको एक चीज़ बताना और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपके पास आप एक्सेल लर्न कर रहे हैं इस चैनल के थ्रू से, उसके लिए आपको थैंक यू सो मच। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर हमारे पास लेके आएँ। और अगर आपके पास कोई भी स्मॉल मिडिल बिग प्रोजेक्ट है जिसमें आपको एक्सेल से रिलेटेड हेल्प चाहिए, कुछ रिपोर्ट बनाने के लिए, कुछ रिपोर्ट को डिजाइन करने के लिए, कुछ रिपोर्ट को ऑटोमेट करने के लिए, एक्सेल या पावर बीआई या फिर यूजिंग बीवीए या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स एसक्यूएल वगैरह का यूज करके अगर आप कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं,
कोई एक्सेल सिंपल प्रोजेक्ट, स्मॉल प्रोजेक्ट हो, आपके पास बड़ा प्रोजेक्ट हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो जिसके लिए आप चाहते हैं कि आपको हेल्प कर चाहिए, या फिर उसके लिए आप कोई एक्स्ट्रा एडिशनल मैन पावर हायर नहीं करना चाह रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा जो कॉस्ट है आप सेव करना चाह रहे हैं, तो आप हमें कांटेक्ट करिए। मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। हमारे पास एक्चुअली हमारे पास 3 मेंबर का एक टीम है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। ऑलमोस्ट वी ऑल हैव 7 years, आई मीन 7 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस हमारे पास है एक्सेल, पावर बी आई। हालांकि हमने रिसेंटली इस पे काफ़ी काम किया है। सो पावर बी आई हो, एक्सेल हो, या फिर ऑटोमेशन से रिलेटेड कुछ भी हो, आपको अगर आपको चाहिए कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है तो आप हमें कांटेक्ट करिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके हेल्प करने की। और दैट्स इट, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।